हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 देखने वाले हैं। और इसे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.4 तक भी सभी की वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की लिंक दे दूंगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से ट्रू यानी सही कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ए है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने पिछली एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स की वीडियो देखी होंगी तो आपको ये अच्छे से समझ आएगी। तो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिए, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है यानी 3 से डिवाइड होता है तो ज़रूरी है कि वो 9 से भी मस्ट डिविजिबल हो। कोई भी नंबर अगर वो 3 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 3 से अगर डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है, यानी वो 9 से भी डिवाइड होगा। ये यहाँ बोला गया है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये सही है? तो इसके लिए हम ले लेते हैं 15। ओके, 15। अब 3 की टेबल में 15 आता है, यानी 15 3 से डिविजिबल है। 3 5 ज़ा 15। तो अब ये जो 15 है वो क्या वो 9 से डिविजिबल है? क्या 9 की टेबल में 15 आता है? नहीं। यानी यहाँ हमें एक ऐसा नंबर मिल गया। ऐसे बहुत से नंबर हैं, ऐसे अगर आप 21 देखें तो 21 3 की टेबल में आता है, ठीक है, लेकिन 9 की टेबल में नहीं आता, यानी 9 से डिविजिबल नहीं होगा वो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो दैन वो नंबर 9 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर हो जाती है गलत। उसके बाद है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या वो 3 से डिविजिबल होगा? होगा ही होगा, यहाँ ये बोला गया है। तो देखिए, अगर हम देखें 9 से डिविजिबल कोई नंबर हम ले लें तो 18 ले लेते हैं। तो 18 9 से डिविजिबल है, 18 है ना। 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, 9 2 ज़ा 18 होता है, ठीक है। अब ये जो 18 है वो 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जैसे नंबर है 9, तो 9 का ही तो फैक्टर 3 है, 9 का ही तो फैक्टर है ना 3। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ओके, जैसे यहाँ हमने देखा कि 18 9 से डिविजिबल है, राइट। तो ये नंबर 18 9 से डिविजिबल है, तो ये 18 9 के फैक्टर 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 9 के जितने भी फैक्टर्स हैं सभी से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये होता है एक रूल, डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो कि पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं, जिसके बारे में लास्ट का क्वेश्चन था उसमें हमने ये सीखा था। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे ही अगर हम 81 लें तो 81, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 81 जो है 9 से डिविजिबल है और 9 का फैक्टर ही तो है 3, 9 का फैक्टर ही तो है 3, तो 3 से भी 81 डिविजिबल ही होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी राइट हो जाती है। फिर सी है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड है होता है, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो क्या वो 3 एंड 6 दोनों से डिविजिबल होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 से डिवाइड होते हैं 36। 36 एक ऐसा नंबर है जो 18 की टेबल में आता है, 18 से डिविजिबल है ना 36। अब क्या ये 36 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है? तो देखिए 3 से तो डिविजिबल है। देखिए 3 और 36, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से। अब अगर बात करें 6 की तो 6 6 ज़ा 36, यानी ये 36 जो है 6 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ हमने जाना कि क्यों है ये, इसलिए क्योंकि 18 के ही तो दोनों फैक्टर्स हैं, 3 और 6, 3 और 6 18 के ही तो फैक्टर्स हैं। तो हमने देखा कि मैंने वही चीज़ जिसे हमने बी वाले में देखी, वही चीज़ यहाँ सेम है कि अगर कोई नंबर जैसे 36 18 से डिविजिबल है तो 18 के जो फैक्टर हैं 3 एंड 6, इनसे भी 36 डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। डी है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल होता है तो क्या वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा? तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 10
हमारा क्या हो जाता है 90 हो जाता है। तो अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो 9 और 10 के प्रोडक्ट से भी यानी 90 से भी वो नंबर डिविजिबल होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ई है इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अगर दो नंबर को प्राइम है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमने जान रखा है, को प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर दो नंबर्स हैं को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनमें से एटलीस्ट वन प्राइम होना चाहिए। तो ये रॉन्ग है, ज़रूरी नहीं है कि प्राइम हो। हमने लास्ट पिछला जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमें बताना था कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कौन कौन से नंबर्स को प्राइम है, उसमें हमें ये बताना था। तो अगर उसमें हमने देखा था कि को प्राइम ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर में से कोई एक नंबर प्राइम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 15 और 8 का। अगर हम 15 और 8 ये दो नंबर हैं जो कि दोनों ही को प्राइम हैं, लेकिन दोनों प्राइम नहीं है ना, दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर में से कोई एक प्राइम हो। तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एफ है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बाय डिविजिबल बाय 8। ओके, तो अगर यहाँ यही बोला गया है कि अगर सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है, जितने भी नंबर 4 से डिविजिबल हैं वो सभी के सभी 8 से डिविजिबल होंगे। तो चलो इसके लिए हम ले लेते हैं 20। 4 से डिविजिबल है, 4 5 ज़ा 20 है ना, लेकिन क्या ये 28 की टेबल में आता है, यानी या ये 28 से डिविजिबल है? नहीं, ये 28 से डिविजिबल नहीं है। तो यहीं से ये रॉन्ग प्रूव हो जाता है ये स्टेटमेंट कि हमने एक नंबर ले लिया तो यहाँ बोला गया था कि सारे नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है वो 8 से डिविजिबल होंगे, लेकिन ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि 20 जो कि 4 से डिविजिबल है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जी देख लेते हैं, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। यानी सारे नंबर्स जो कि 8 से डिविजिबल हैं वो सभी के सभी 4 से डिविजिबल होंगे। तो ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो 8 से जितने भी नंबर डिवाइड होंगे और यहाँ से अगर आप देखो तो 8 का फैक्टर ही तो है 4। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं 16। ओके, तो 16 8 से डिविजिबल है और ये 16 4 से भी डिविजिबल है ना। क्यों है? क्योंकि 8 का ही तो फैक्टर है 4। और हमने क्या जाना, हमने अभी पहले भी जो स्टेटमेंट्स आई थी ऊपर उनमें भी हमने यही पढ़ा कि भाई अगर कोई नंबर है जो कि जैसे 16 है जो कि एक नंबर से डिविजिबल है, तो उस नंबर का जो फैक्टर होगा जो कि है 4 उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा, है ना। तो ये वाली जो जी है स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद है इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो इसमें अगर कोई नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है दोनों नंबर्स को, एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब डिविजिबल, एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब यही होता है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे 2 और हम 16 ले लेते हैं, 2 तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया 2 16 से। ठीक है, तो ये डिविजिबल हो गए, एग्जैक्टली डिवाइड यानी डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर हम देखें एक ऐसा नंबर ले लेते हैं 5। ठीक है, 5 हमने एक नंबर ले लिया। अब 5 15 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और 10 से भी। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और रिमाइंडर 0 ही आएगा, है ना। एग्जैक्टली डिविजिबल है 5 15 और 10 से, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है दो नंबर से तो क्या उन दोनों नंबर के सम से भी होगा। सम से मतलब, सम का क्या मतलब है, उन दोनों नंबर के प्लस करने पे जो आंसर आता है। 15 + 10 25। तो अब 5 15 और 10 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, लेकिन क्या यही 5 15 + 10 में जो आंसर आ रहा है उससे भी डिविजिबल होगा? तो हाँ देखिए, 5 25 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 5 5 ज़ा 25। तो ये एक और हमारा रूल है, एक और हमारा फैक्ट है कि देखिए अगर कोई नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होता है दो नंबर से तो उन दोनों नंबर्स के जोड़ से यानी सम से भी वो पहला वाला नंबर कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। फिर आई है इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स। अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है जो दो नंबर है उनके सम से, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर कोई नंबर है 2
टू कम्प्लीटली डिविजिबल है 26 से, है ना, टू कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल है 26 से। लेकिन अगर इसी 26 को मैं लिखूं, इसी 26 को मैं 21 प्लस 5 यानी ब्रेक कर कर लिख दूं, तो क्या ये 2 21 और 5 दोनों से, इन दोनों से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60। 60 के दो डिफरेंट फैक्टर ट्रीज दे रखे हैं, आपको मिसिंग नंबर्स इसमें लिखने हैं। देखिए 60 के सबसे पहले दो फैक्टर हैं 6 और 10, और इसका मतलब है देखो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का तो 60 आ जाएगा, है ना। 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक या हम कह सकते हैं फंडा है। तो अब देखिए 6, अब 6 के आपको लिखने हैं दो फैक्टर्स। तो देखिए 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 6 आ जाए, अब आपको ये बताना है। तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ इस मिसिंग वाले में तो 3 आ गया। ऐसे ही देखो अब यहाँ 10, 10 के दो फैक्टर्स। तो देखो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आ जाए 10। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 10 आ जाए, तो 5 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, है ना। तो इधर हमारा ये वाला मिसिंग नंबर हो गया 2। ठीक है, तो दो मिसिंग नंबर हमारे मिल चुके हैं हमें। ठीक है, अब बी वाला पार्ट देखिए, हमने पहले के तो दोनों मिसिंग निकाल लिए, इसका 3 इसका 2। अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखो 60 के दो फैक्टर्स। सबसे पहले 30, 30 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो देखो बहुत ईजी है, 30 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 तो हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मिसिंग नंबर हमारा 2 हो गया। उसके बाद देखो 10 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 10 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो इधर ये वाला मिसिंग नंबर 3 हो गया। उसके बाद 10, 10 के दो लिखने हैं हमें फैक्टर्स। तो देखो दोनों आप कुछ भी लिख दो, 5 और इधर हम 2 लिख देते हैं। 5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 10 आंसर आएगा ना। तो देखिए इस तरफ हमारा 5 हो गया, इस तरफ हमारा 2 हो गया, 5 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से मिसिंग नंबर यहाँ के भी आप लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये भी वही आंसर है जो मैंने पीछे मिसिंग नंबर बताया ना, यहाँ देखो मिसिंग नंबर सारे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन 3 है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले यहाँ आप सोच रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि हमने 60 को ब्रेक किया था। जैसे यहाँ 60 के मैंने 2 फैक्टर्स लिखे थे, 6 और 10। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 60 के मैंने 2 लिख दिए, 6 और 10। तो ये 60 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रही हूँ, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब अगर हम किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करें किसी कॉम्पोजिट नंबर का, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है ये भी हम जान चुके हैं, सब हमने पढ़ा हुआ है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, देखिए जैसे जो प्राइम नंबर नहीं होते, जैसे प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर कोई प्राइम नंबर मैं 2 लूँ तो 2 का सिर्फ 1 फैक्टर होगा जो कि हर नंबर का फैक्टर होता है, एंड द नंबर इटसेल्फ दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए 2 के सिर्फ 2 फैक्टर निकल कर आएंगे, तो इट मीन्स कि 2 एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर यहीं पर मैं ले लूँ 8, तो 8 के तो कई सारे फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, है ना, एक 4 हो जाएगा, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जो नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते, वो नंबर हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। क्लियर। चलिए, अब हमें बताना है कि अगर हम किसी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम किस फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते। तो देखो अगर मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मैं किस नंबर को इंक्लूड नहीं करूंगी, सॉरी किस फैक्टर को या नंबर को मैं इंक्लूड नहीं करूंगी। तो देखो 8 के कितने फैक्टर्स हैं, 8 के मैंने फैक्टर्स लिखे थे 1 8 2 और 4, इतने मैंने लिखे थे, है ना। तो अब इसमें देखो जो 1 है, 1 को मैं इंक्लूड नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी, जैसे हमने 60 का किया था, 60 को 30 और 2 में हमने ब्रेक कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, या हम कह सकते हैं, है ना, एक्सपेंड कर लिया। तो ऐसे ही अगर मैं 8 को करूँ तो 8 को मैं 2 नंबर्स में लिख दूँगी कि 2 इंटू 4 हमारा क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसलिए मैं 2 नंबर्स में कर लूँगी, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूँगी कि 1 और 8 लिख दिया मैंने, तो मैं 1 इंक्लूड नहीं करूँगी, है ना। तो 1 एक ऐसा फैक्टर है 8 का जो मैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करूँगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो या पूरा लिख सकते हो कि 1 इज़ द फैक्टर विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। क्वेश्चन 4 है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन
टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको सबसे बड़ा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले लिखना है और उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यही बोला गया है बेसिकली क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पर एक 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेना है जो कि हो जाएगा 9999, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, एंड देन आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 9999 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे लेते हैं ना कि जैसे 6 है तो 6 के 2 नंबर मैंने ले लिए 2 और 3, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 ले लिया, और 3 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 9999 मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 3 ज़ा 9, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ईजिली 9999 मिल जाएगा। अब 3333 को अगर हम फर्दर ब्रेक करें तो कैसे करेंगे, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 और 1111, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँगी 1111 का तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद एंड देन अगेन देखिए इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 11 और 101 में, ठीक है। 11 और 101 का जब मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। और 3 को हम नहीं लिखेंगे फर्दर, क्योंकि देखो मैंने यहाँ लिख दिया है 1 × 3, लेकिन इसे लिखें या ना लिखें दोनों ही मतलब सेम ही रहेगा। अगर आप 1 × 3 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो इतना भी रख सकते हैं इसको, और फर्दर आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी आप लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स हो गए 3, 3, 11 और 101। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ आपको लिखना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और उसके प्राइम फैक्टर्स। तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1000, ठीक है, सॉरी आपको 5 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखना है, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10,000 हो जाएगा। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हमने पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का किया था 9999 का। यहाँ पर आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है 10,000, उसका करना है। तो इसमें देख लीजिए अगर हम इसे करें इसका प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 2 5 ज़ा 10 हो जाता है। 2 इंटू अगर हम इसको ऐसे लिखें जैसे 10,000 हमारे पास, ठीक है, इसके हम सबसे पहले 2 और 5 लिख सकते हैं, 2 × 5, क्योंकि 2 5 हमारा 10 हो गया, बाकी की 3 ज़ीरोज़ जो बची हैं वो हम लगा देते हैं। तो 2 × 5000 इज इक्वल टू 10,000 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए 2 में हमने लिख दिया 2 प्राइम फैक्टर्स। अब देखो 5000 को फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अब 2 25 ज़ा 50 होता है, 2 × 25 लिखती हूँ मैं, 2 और 25 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 50 हो जाएगा। 50 के आगे जो बाकी के 2 ज़ीरो हैं वो हम फर्दर यहाँ पर लगा देंगे। तो 2 × 2500 इज इक्वल टू 50,000, 2 और 2500। अब फिर हम 2500 का लिखेंगे और आगे, तो देखो बहुत आसान है इसमें भी। अगर हम लिखें तो 25 अगर हम 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 के आगे 100 की 2 ज़ीरो लग जाएंगी, यानी 25 × 100 इज इक्वल टू 2500 है ना, राइट। और क्या कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं 5 × 500 अगर हम करेंगे तो भी 2500 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने 25 और 100 लिखा तो आप भी यही लिखें, आप बहुत सारे कर सकते हैं क्योंकि देखो अगर 5 5 सा 25 हो जाता है तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25 एंड बाकी की 2 ज़ीरो ऐसे लग जाएंगी, तो 5 × 500 में भी आप इसको लिख सकते थे, ठीक है। और भी कई तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 25 और 100 में लिखा है। अब बाकी मैं 25 को अगर करूँ तो 5 और 5 हमारे 25 हो जाएंगे, 5 × 5। और 100 को मैं लिख सकती हूँ, 100 को कैसे लिख सकती हूँ, 100 को मैं 10 × 10 लिख सकती हूँ, 10 × 10 इज इक्वल टू 100 होता है। 10 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 को 5 और 2 में लिख सकती हूँ कि 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 आ जाएगा, और इस 10 को भी मैं 5 और 2 में ही लिख दूँगी, ठीक है। बाकी 5 और 2 को फर्दर हम और नहीं तोड़ सकते, तो इसको इतना ही रहने देंगे, यहीं पर ये हो जाएगा फिनिश। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है वो सेम है, जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन लिख कर करी है वो चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंटेड है, तो इसको आप लिखिएगा, ठीक है। ये मैं लिखा हुआ मिटा देती हूँ, आपको ना इधर से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर्स हमारे सारे निकल आए, 10,000 की। तो 2 एक 2 यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये 2 फिर ये 2, तो
2 हमारा 4 टाइम्स हो गया, एंड देन 5 हमारा 1 2 3 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स 1729 के सारे प्राइम फैक्टर्स हमें लिखने हैं। तो 1729 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो उसके लिए देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 247 हो जाता है 1729। ये मैंने कैसे किया कि देखो 2 से ये नंबर डिविजिबल है 1729 नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा। जो हमने डिविजिबिलिटीज रूल पढ़े थे उनसे मैं चेक कर रही हूँ क्या ये 3 से डिविजिबल है। लास्ट के 2 डिजिट का सम है 10 और 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी नहीं होगा। 4 से डिविजिबल है नो, 5 से नो, 6 से नो, 7 से हम क्या करेंगे, 7 से करने के लिए तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। तो जब मैं 7 से इसका चेक करती हूँ डिवाइड कर कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये डिविजिबल हो जाता है 247 से। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 247 इज इक्वल टू 1729 मुझे मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ऐसे लिख दिया। अब 247 को फर्दर मैं कैसे कर सकती हूँ कि 247 किससे डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। 247 13 से डिविजिबल है और क्वेश्चन हमारा 19 आएगा, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 19 आपका 247 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने 13 मल्टीप्लाई बाय 19 कर दिया। फर्दर इनको और नहीं हम लिख सकते। तो इधर से हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 7 13 और 19, ये 3 प्राइम नंबर्स हमारे पास निकल कर आ गए, यानी ये 3 प्राइम फैक्टर्स हो गए 1729 के। अब इन तीनों प्राइम फैक्टर्स में से कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का क्या मतलब है कि लगातार वो आए, जैसे 2 और उसके बाद 3 आता है तो दोनों लगातार हैं, 2 के बाद ही जस्ट 3 आता है तो ये प्राइम हो गए, प्राइम कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ऐसे ही देखो 7 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 सॉरी 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 उसके बाद 14 15 16 17 18 19, तो कॉन्सिक्यूटिव है, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इनमें हमें कोई रिलेशन बताना है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो रिलेशन हम कैसे पता लगाएं, कुछ ढूंढते हैं कि क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है तो हमें बताना है, ठीक है। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में, तो जैसे इन दोनों को ले लें, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो मुझे 6 आंसर मिलेगा, और अगर मैं 13 और 19 इन दोनों को भी डिफरेंस इनका निकालती हूँ तो यहाँ से भी मुझे 6 मिलेगा, है ना। तो 6 और 6 यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मुझे 6 आंसर मिल रहा है, यानी जो डिफरेंस है दोनों कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स में वो 6 आ रहा है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि यही इनमें रिलेशन हो जाएगा कि दोनों में हमारा डिफरेंस 6 आ रहा है। क्वेश्चन 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। की जो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं उनका जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी लगातार के नंबर 2 3 4 ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव हैं, क्यों, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, लगातार के नंबर्स, ठीक है। तो जो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं अगर हम उनका प्रोडक्ट निकालते हैं यानी उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपको बताना है। और इसे बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। तो among the 3 consecutive numbers there must be 1 even number and 1 multiple of 3, thus the product must be multiple of 6। देखिए यहाँ पर ये जो बोला है ना ये सही है, ये सही चीज़ है, जो बोली गई है ये चीज़ ये एकदम सही है कि भाई अगर कोई 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो जो आंसर आएगा वो ऑलवेज डिविजिबल होगा 6 से। लेकिन कब होगा डिविजिबल, उन तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर में से एक नंबर हमारा इवन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। एक नंबर इवन होना चाहिए, जो कि मैं 2 ले लेती हूँ। एक नंबर तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और एक नंबर जो है मल्टीपल होना चाहिए 6 का, सॉरी 3 का। एक नंबर मल्टीपल होना चाहिए 3 का, ठीक है। तो चलो यहाँ मैं ले लेती हूँ सबसे पहले एक इवन नंबर होना चाहिए, जो कि 4 ले लिया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ किसी भी नंबर का, 5 कॉन्सिक्यूटिव चाहिए ना, तो 4 के बाद 5 आता है। और जो तीसरा नंबर मुझे मिला 6 वो मल्टीपल है 3 का। तो ऐसी कंडीशन है हमारे पास कि तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर में से एक इवन होना चाहिए एंड देन एक मल्टीपल होना चाहिए ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ ये केस हमारा फॉलो हो रहा है कि भाई 4 इवन नंबर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 हो गया एंड नेक्स्ट 6 हो गया, जो कि 1 मल्टीपल है 3 का, ठीक है। 4 इंटू 5 इंटू 6 आंसर मेरा 120 आ रहा है, आंसर मेरा 120 आ रहा है। अब देखो ये 126 से डिविजिबल है, यस 6 से डिविजिबल है। तो ये कंडीशन होती है कि एक इवन नंबर हो, एक मल्टीपल हो 3 का और तीनों कॉन्सिक्यूटिव हो, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उनका वो फिर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ, ऐसे ही चलो मैं ले लेती हूँ एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। इसको हमें वेरीफाई करना है ना, तो हमने वेरीफाई कर लिया ये वाला एग्जांपल देके कि भाई देखो ऐसे हमने
फॉलो किया तो 120 आंसर आया एंड 120 इज डिविजिबल बाय 6, राइट। अगर मैं यहाँ ले लूँ 2 ले लेती हूँ जो कि एक इवन नंबर हो गया, 1 मल्टीपल ऑफ 3 हो गया जो कि 3 है, एंड देन हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो 2 3 4 इस तरीके से तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार के नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हमें 24 मिल रहा है, 24 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया कि अगर एक इवन नंबर हो और एक मल्टीपल और 3 का, देन उनका प्रोडक्ट जो आता है वो 6 से हमेशा ऑलवेज डिविजिबल होता है। क्वेश्चन 8 है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। यहाँ पर भी आपको वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को जो कहती है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जब उनको हम जोड़ते हैं तो उनका जो जोड़ने के बाद सम आता है वो 4 से ऑलवेज डिविजिबल होता है। तो ये तो एकदम करेक्ट है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये एकदम करेक्ट है और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलो वेरीफाई करते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे 3 और 5 दोनों ही ऑड नंबर हैं एंड दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव हैं, यानी 3 के बाद 4 तो हमारा इवन हो गया ना, 4 इवन हो गया, 3 के बाद नेक्स्ट जो ऑड नंबर आता है 5 ही आता है, यानी हम कह सकते हैं दोनों लगातार ही तो हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 5, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 3 के बाद 5 ही आता है, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, राइट। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमने लिख लिए। अब यहाँ देखो इनका जो सम है यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। 8 आंसर हो गया। अब 8 तो 4 से डिविजिबल है इजीली, तो हमने देखा कि दो जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है उनका सम हमेशा जो आता है वो 4 से डिविजिबल होता है। ऐसी 5 और 7 दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, इनका सम 12 आ रहा है जो कि 4 से डिविजिबल है। 7 और 9 दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, इनका सम 16 आ रहा है विच इज़ डिविजिबल बाय 4। एंड अगर मैं लूँ 9 और 11 विच आर ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर एंड द सम आएगा हमारा 20 एंड 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ये हमने देखा और इसे हमने वेरीफाई भी कर दिया विद दीज एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, यानी इन जो हमें ये नंबर्स दे रखे हैं, ये जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इनमें से किस एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन डन हो सकती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 24 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 24 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम जल्दी से करते हैं, तो ये यहाँ पर 6 और 12 और 2 हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 है ना। उसके बाद अगर हम 2 का करें 12 का करें तो 6 और 2 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 का करें तो 2 और 3 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 है ना। उसके बाद फर्दर नहीं कर सकते, तो इधर प्राइम नंबर्स क्या हो गए 2 2 2 और 3, ठीक है, 2 2 2 और 3। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 2 2 एंड 3, लेकिन यहाँ पर तो 2 3 और 4 दिए गए हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स निकालने की बात है तो 4 तो प्राइम है ही नहीं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है प्राइम नंबर्स, लेकिन 4 तो प्राइम है ही नहीं, इसका मतलब ये रॉन्ग है। यहाँ ये बोला गया कि आपको बताना है कि 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही ये प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, लेकिन 24 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके मुझे 2 2 2 3 मिल रहे हैं, है ना। तो 2 3 4 नहीं मिल रहे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा कि यहाँ पर नहीं किए गए। उसके बाद बी में देखो 56, बी में 56 है, तो 56 का अगर हम करें तो सबसे पहले हमारा 7 नहीं 8 और 7 में हो जाएगा, 8 7 ज़ा 56, 8 का हो जाएगा मेरा 4 और 2 में 4 2 ज़ा 8, और 4 का मैं तोड़ दूंगी 2 और 2 में, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 2, उसके बाद प्राइम ये भी है 7, तो 7 2 2 एंड 2। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है 7 2 2 एंड 2, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप सभी चेक करोगे, 70 का करोगे और 54 का करोगे तो आप पाओगे कि 70 का भी सही है, 70 का भी सही है ये प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन 54 का सही नहीं है, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके देखोगे और प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं वो देखोगे, तो प्राइम फैक्टर्स क्या जो आपके आ रहे हैं वो यहाँ पर सही आ रहे हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप जानोगे कि बी वाला एक तो सही किया गया और एक सी वाला सही किया गया, बाकी ये दोनों जो है रॉन्ग है, ठीक है, इनमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है। क्वेश्चन 10 में आपको बताना है कि ये वाला जो नंबर है 25,110 ये 45 से डिवाइड है कि नहीं है, तो डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखो 45 से डिविजिबिलिटी टेस्ट तो हमें आता नहीं है 45 का, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि 45 के जो फैक्टर्स होंगे, अगर 45 के फैक्टर्स क्या हैं, 45 के दो फैक्टर्स हो सकते हैं 5 और एक 9, ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं 45 के। अगर 5 और 9 दोनों से ये नंबर डिविजिबल हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये 45 से भी डिविजिबल है। ये तो हमने जाना कि किसी नंबर के फैक्टर से अगर वो नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर उससे भी डिविजिबल होगा, है ना। तो 45 के अगर दोनों फैक्टर से डिविजिबल है नंबर तो ऑफ कोर्स 45 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए 45 के दो फैक्टर 5 और 9 है और 5 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें आता है। तो देखिए
45 ये जो नंबर है इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में क्या है 0 है, तो यानी ये 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है कि इन सभी 2 5 1 1 0 इन सभी डिजिट्स को जोड़ेंगे, इस नंबर की सभी डिजिट को, तो आंसर हमें 9 मिल रहा है। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल होता ही है, तो यानी ये जो पूरा नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल है। तो यानी ये जो नंबर है वो फैक्टर से डिविजिबल है। ये जो नंबर है वो 45 के फैक्टर्स जो 5 और 9 है उन दोनों से ही डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यही मैंने आपको समझा दिया और ये आपका आंसर हो जाएगा। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 45। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 कि देखो 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 18 दोनों 2 एंड 3 से डिविजिबल है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर हमारा 6 आ रहा है, 6 से भी डिविजिबल होगा 18। सिमिलरली अगर कोई नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 से भी क्या वो नंबर डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल दो और जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो देखो जैसे 2 और 3 दोनों नंबर 18 जो है दोनों नंबर से डिविजिबल है, या हम कहें कि देखो 2 की टेबल में भी 18 आता है, 2 9 18 और 3 की टेबल में भी 18 आता है। ठीक है, 3 6 18 है ना। तो अब 18 इन दोनों से डिविजिबल है। अगर मैं 2 इंटू 3 करूँ, 2 इंटू 3 6 आ जाता है, तो अब 6 भी 18 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो 6 3 18। तो ऐसा हमने किया। अगर हम ऐसा इस केस में करें कि अगर 4 और 6 दो मैंने नंबर ले लिए, 4 और 6 जो सिमिलरली अ नंबर, अगर कोई नंबर x है, ठीक है, अगर कोई नंबर है x वो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, तो इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिला है 24, क्या वो x 24 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर मैं मान लूँ 12, ठीक है, अगर मैं मान लूँ 12 4 की टेबल में भी आता है 6 की टेबल में भी, है ना। 4 3 12 और 6 2 12, ठीक है। तो 12 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, और 4 इंटू 6 होता है 24। क्या ये 12 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? नो, है ना। तो हम लिखेंगे कि हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हर नंबर के साथ ऐसा होता है, यानी हम यहाँ लिखेंगे नो। अगर मैं लूँ नंबर 12 तो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन जो नंबर 12 है वो 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए जस्टिफाई मैंने कर दिया, हमने कर दिया ये जस्टिफाई कि पहले वाले केस में ऐसा हुआ लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें बोला है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड। ये एक स्मॉलेस्ट नंबर, राइट, तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए और उसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो कैन यू फाइंड मी। तो देखिए अगर हमें यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हो, डिफरेंट का मतलब अलग अलग सारे, तो स्मॉलेस्ट चाहिए, तो यानी प्राइम फैक्टर्स जो प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर्स जो हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे उसके, वो भी हम स्मॉलेस्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है इसलिए प्राइम फैक्टर्स भी हम स्मॉलेस्ट ले लेते हैं। तो पहला हमारा जो प्राइम नंबर है वो 2 है स्मॉलेस्ट, एंड देन 3 आता है, एंड देन कितना है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। 3 के बाद अगला 5 और 7, तो ये 4 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, तो हमने ले लिए और ये सारे के सारे डिफरेंट है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, कोई रिपीट नहीं हो रहा, ऑल आर डिफरेंट। तो अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट हमने 4 प्राइम नंबर्स ले लिए और अब देख लेते हैं कि जो हमारा नंबर बनेगा इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब प्राइम फैक्टर्स तो हमने ले लिया, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 3 2 6 एंड 6 5 कितने होते हैं 30 हो जाते हैं, यानी 30 इंटू 7, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 और 30 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 210, यानी 210 ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स थे। ठीक है, तो 210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये देख लीजिए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ऑफ एक्सरसाइज, ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.5। आई होप आपको समझ आई होगी। एक्सरसाइज यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम 3.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।